दुबई की अगर हम बात करें तो रेगिस्तान में बसा शहर, इसकी चकाचौंध जो है वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन 16 अप्रैल मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया, और अगर मैं ये कहूँ कि सबको डरा दिया तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुछ इस तरह की बारिश आई कि वो फ्लैश फ्लड में तब्दील हो जाती है, और उसके बाद ऐसी बाढ़ दुबई में देखने को मिलती है कि वहाँ का एयरपोर्ट, वहाँ के मॉल्स, वहाँ के जो व्यापारिक संस्थान है, वहाँ की सड़कें, सब कुछ पानी पानी हो गया। इतनी तबाही देखने को मिली कि दुबई वासी जो है वहाँ पर वो काफ़ी परेशान हो गए। कई लोग बीच सड़क पर फंसे हुए नजर आए, कई गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई नजर आई। उसकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो सबसे बड़ी वजह यहाँ पर ये है कि आखिर इस रेगिस्तान का ये जो शहर है, इसकी ये हालत हुई ऐसी क्यों है? क्या इसकी वजह है? हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान जो है वो यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। जीपी शर्मा साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं स्काईमेट वेदर के मेरे साथ। शर्मा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए। मंगलवार को जो नज़ारा शर्मा साहब दुबई में देखने को मिला, वो चौंकाने वाला था, वो परेशान करने वाला था, वो डराने वाला था, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो है इस तरह से डूबा हुआ नज़र आया पानी में कि लोगों के लिए अपनी जान बचाना यहाँ पर मुश्किल हो गया। और ओमान की तस्वीरें भी हमने देखी जहाँ पर 18 लोगों की जान इस बाढ़ के चलते चली गई। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि रेगिस्तान में बसे इस शहर में आखिर ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या हालात बार बार यहाँ पर बन रहे हैं, ये स्थिति वहाँ पर पैदा हो जा रही है कि थोड़ी सी जो बारिश है वो इस तरह से बाढ़ में तब्दील हो जाती है। जी अदिति, रेगिस्तान का एरिया है, डेजर्ट एरिया है। इस तरह की बारिश अनप्रेसिडेंटेड, करीब करीब आप कह सकते हैं जब से वहाँ रिकॉर्ड मेंटेन शुरू हुए, जो कि 1950 के आसपास थे, तब से लेके हम्म। अभी तक सबसे ज्यादा बरसात हुई। देखिए, कुछ ऐसी एक्सट्रीम वेदर इवेंट होती हैं जिनको उसके बारे में एक्सप्लेन भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो बाद में रिसर्च का विषय जरूर बन जाता है, लेकिन क्या उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था? क्यों हुआ ऐसे, इतनी बारिश क्यों हुई? कुछ चीजें समझ के बाहर हो जाती। लेकिन क्योंकि अ, अप्रैल से लेके सितंबर तक का महीना जो है दुबई में, उस एरिया में थोड़ी बहुत जो है बरसात होती है, लेकिन अगले 6 महीने बिल्कुल भी बरसात नहीं होती। और जब बरसात होती भी है तो पूरे साल में दुबई जैसी जगह में 100 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है एक साल में। और जैसे आप बता रहे थे, कुछ जगहों पे वहां पे तो 250 मिलीमीटर 24 घंटे के अंदर अंदर बरसात हुई है। काफी स्थानों बिल्कुल। पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा हुई है। और रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया होने का ये मतलब है कि अगर वहां बरसात होती है तो जल्दी से पानी जमीन के अंदर जाता नहीं है। हम्म। भारत के भी कई ऐसे एरिया ऐसे डेजर्ट में हैं जहां जी। जहां अगर इतनी बारिश हो जाए तो वो वर्षा का पानी जमीन के अंदर मतलब जाता नहीं है, सूखता सोख नहीं होता है। और वो निकासी की उसमें व्यवस्था उतनी परेशानी अच्छी होती नहीं। है। जी। निकासी भी है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी है, उसको जमीन के अंदर पानी जो एब्जॉर्ब हो जाता है वो उसमें कैपेसिटी नहीं है उसकी सॉइल में। तो ये हम्म। सब कुछ मिला के अगर ऐसी कोई स्थिति जब बनती है तो ये परेशानी जो हमें देखने को मिली, जिसने कि आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त कर दिया, एयरपोर्ट से लेके स्कूल से लेके सभी, चाहे वो सड़कें को हो पानी में डूबी हुई हैं, लोगों की गाड़ियां डूबी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है। रीजन इसका जो है, हो सकता है मल्टीपल रीजन हो जिसका बाद में पता चले। ऐसा भी कुछ सुनने में आया है कि शायद दुबई में उन लोगों ने, यूएई ने कोई क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट करने की भी कोशिश की थी। जी। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि भाई मार्च तक, सितंबर से लेके मार्च तक तो वहां मौसम शुष्क रहता है, कोई बिल्कुल। क्लाउड जनरली नहीं बनते। क्लाउड सीडिंग करनी हो तो आपको पहले क्लाउड आने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी क्लाउड सीडिंग होती है। और ऐसा समझ में आया था कि शायद उन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट शुरू किए थे जिससे कि क्लाउड सीडिंग करके जो थोड़ी बहुत बादल हैं उनमें बरसात लाई जा सके, उस पूरे एरिया में ऐसी कोई एक्सपेरिमेंट करके, ताकि उनका वाटर बॉडीज जो है या दूसरे जल व्यवस्था जो है वो सुधर जाए थोड़ी। और उनको हम्म। पानी की जरूरत हर एक को रहती है, तो शायद वो भी एक कारण बना है क्लाउड सीडिंग का। अगर सक्सेसफुल होती है फायदा तो जरूर है, लेकिन उसका जो ग्रे एरिया है वो ये है, वो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी हो जाती। आपने हम्म। एक बार क्लाउड सीडिंग अगर कर दिया एक्सपेरिमेंट,
क्लाउड्स भी बने हुए हैं, क्लाउड सीडिंग भी कर दिया, उसके बाद उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो हो सकता है इसमें भी ऐसी स्थिति बनी हो कि बादल तो थे, वो अभी भी हैं। अगर आप हुँ, बादलों की स्थिति देखें मस्कट एरिया में और पूरे पर्शियन गल्फ में और उसके आसपास, अभी के समय में भी अच्छे हुँ, घने बादल बने हुए हैं, वर्षा अभी भी होगी। लेकिन हुँ। हो सकता है अगर क्लाउड सीडिंग अटेम्प्ट किया होगा तो उसके कारण वो और ज्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है, और शायद उसी के कारण बाकी हम क्लाइमेट चेंज की बात भी करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात भी करते हैं। ये बिल्कुल। सब कुछ फैक्टर मिला के शायद एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन बन गई जिसके कारण कि ऐसा हुआ। जी। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक पहलू इसका ये भी है कि क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफ़िशियल बारिश जो है वो करवाने की वहाँ पर कोशिश की गई थी। दुबई प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को वहाँ पर क्लाउड सीडिंग के लिए विमान उड़ाए थे और वैज्ञानिकों का यहाँ पर ये मानना है, जैसा कि जीपी सर भी कह रहे हैं, कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके काबू में नहीं है और हो सकता है कि इस तरह की कोई गड़बड़ी भी यहाँ पर हुई हो। लेकिन अगर हम जीपी सर यहाँ पर शर्मा सर अगर बात करें कि जो ग्लोबल वार्मिंग की भी हम बात कर रहे हैं, यूएई का जो 1300 किलोमीटर का हिस्सा है वो समुद्री किनारा है। यहाँ पर मैं आंकड़े कुछ और दिख रही थी, 85% आबादी, 90% जो बुनियादी ढांचा है वो समुद्र के किनारे बना हुआ है और जिस तरह से समुद्र का स्तर जो है वो लगातार जो जल स्तर बढ़ रहा है, उससे ये भी रिपोर्ट्स आई हुई हैं सामने, जो आपकी भी जिन पर नजर गई होगी, कि 6% हिस्सा जो है इस सदी के अंत तक वो डूब जाएगा यूएई का। यानी कि इस तरह के हालात जो हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते पैदा हुए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल समुद्र के आसपास बसे हुए हैं। देखिए भाई, ये जो पूरा यूएई, दुबई, ओमान, ये सभी जो कंट्रीज हैं, जो पर्शियन गल्फ जिसको हम कहते हैं, एक बहुत हम्म, लंबी वाटर बॉडी है। ठीक है, डेढ़ हम्म, हजार किलोमीटर से भी ज्यादा इसका लंबाई है। और हालांकि चौड़ाई बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन फिर भी काफी है, जिसके कारण कि उसके दोनों तरफ के कंट्रीज जो हैं जो स्थित हैं, उनको हमेशा, और वो जो क्योंकि लोकेशन इसकी ऐसी है कि वो वार्म वाटर जोन, उसके वाटर बॉडीज की भी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, किसी में पानी ठंडा भी होता है थोड़ा, किसी में गर्म भी होता है। लेकिन इस पर्शियन गल्फ का लगातार पूरे साल भर ही लगभग पानी वहां गर्म रहता है, काफी हम्म, तापमान ज्यादा रहता है। तो हम्म, उस तापमान के चलते थोड़ा स्थिति में और बदलाव आता है, और भयावह स्थिति बन जाती है, भयानक बन जाती है जब वेदर एक्टिविटी होती है। तो इस वाटर बॉडी के कारण जो यहाँ पे है, और अनलाइक जो कई दूसरे कंट्रीज है जहाँ की जो विंड पैटर्न है वो फेवर नहीं करता है इस तरह की एक्टिविटी के लिए, बट जो पर्शियन गल्फ है वहाँ लगभग पूरे साल में हवाएं इस तरह से उनकी दिशा और गति रहती है कि वो फेवर करती हैं वेदर एक्टिविटी को, जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो। और अभी परिस्थिति ऐसी थी, आपने पिछले दिनों में सुना होगा, कुछ अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से वहां भी भारी वर्षा हुई और वहां भी जान माल का नुकसान हुआ। उसके पीछे एक और भी स्थिति ये बनी हुई है जिसमें कि पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था और उसका जी, इंड्यूस सर्कुलेशन भी था। इसके हम्म, साथ साथ मैं कह रहा हूँ ये कुल मिला के, जैसे अल नीनो की हम बहुत बात करते हैं, अभी भी स्थिति बनी हुई है। अल नीनो अभी गया नहीं है, और उसके अच्छा, कारण क्या है, जो उसके कारण ही हम कहते हैं कि केओटिक पैटर्न जिसको कहते हैं ग्लोबल हम्म, स्केल पे, उसमें हम्म, कैपेसिटी पोटेंशियल होता है हम्म, केओटिक पैटर्न वेदर का। तो जी, ये भी उसका हिस्सा हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो कंडीशंस, क्लाउड सीडिंग, ये सब कुछ मिला के हो सकता है, ये सब इन चीजों का नतीजा है कि वहाँ हमें ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, फ्लड लाइक बिल्कुल। सिचुएशन डिस्टर्बिंग ईच एंड एवरी। यस। तो सर, ये जो डिस्टर्बेंस आप बता रहे हैं, जो चीज़ें, जो फैक्टर्स आपने बताए हैं, जैसे कि दुबई में तो हम अगर मान लीजिए क्लाउड सीडिंग को दोष दे भी दें, तो ये जो दूसरे फैक्टर्स हैं, क्या इसने, इस तरह के फैक्टर्स ने ओमान को प्रभावित किया होगा? ओमान भी कोई अलग से नहीं है। ओमान तो, हुँ, ओमान का भी तो बहुत लंबा उसका जो कोस्ट लाइन है, वो इसी हुँ, को, इस साइड में वो अरबियन सी से अपने दाहिने तरफ जो है उसके अरबियन सी का जो फार वेस्टर्न कोस्ट है वो लगता है, और उसके बाद वो बाकी हिस्सा जो उसका है मस्केट तक जो है वो उसका इसमें पर्शियन गल्फ के साथ लगता है। तो उसकी बहुत लंबी ओमान की कोस्ट लाइन है। जहां जहां भी कोस्ट लाइन हो हुँ, और ट्रॉपिकल कंट्रीज हो, जैसे भारत भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, और उसमें अगर कोस्ट लाइन बहुत लंबी है तो उसमें वेदर मॉडिफिकेशन के चांसेस जो है बाकी जगहों से ज्यादा होते हैं। जो मिड लैटिट्यूड है वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हुँ, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है
इक्वेटर से थोड़ा पास में या नॉर्थ में ट्रॉपिक्स के अंदर अंदर, उनमें जी, ज़रूर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसमें वेदर मॉडिफिकेशन के कारण ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है जो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट का रूप ले लेती है। जी। जी। शर्मा सर, यहाँ पर एक और चीज़ हम देख रहे थे कि यूएई में जो है वो 80 टन पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो है वो है, जो एमिशन की हम बात करते हैं। तो ऐसे में जो दूसरे देशों से, यहाँ तक कि अमेरिका से भी यहाँ पर ये ज़्यादा है। तो ये किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको प्रभावित कर रहा है? देखिए, पॉपुलेशन कम है, हुँ, एमिशन ज़्यादा है, इसलिए हुँ, पर कैपिटा जो आंकड़ा आता है वो काफ़ी ज़्यादा है। जी, तो क्योंकि ये एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये ज़्यादा बड़े कंट्री नहीं है, बहुत छोटे छोटे जो बिल्कुल, भी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, ये पूरे 7 जो एमिरेट्स हैं वो छोटे जी, छोटे हैं। भारत की तुलना में बात करें, केवल उसके बगल में जो सऊदी अरबिया है वो है सबसे बड़ा कंट्री, उसका बिल्कुल। एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुँ, बाकी जो यूएई और इसके कंट्री, इनके बहुत छोटे छोटे कंट्रीज हैं, और हुँ, इसलिए पॉपुलेशन भी कम है, कंट्रीज छोटे हैं, लेकिन क्योंकि करीब करीब डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में आते हैं तो इनका एमिशन सबसे ज्यादा होता है। हुँ, बात ये नहीं है कि एरिया कम है उनका, पर हुँ, चाहे दुनिया के, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में एमिशन अगर होगा, उसके हुँ, हिसाब से वो प्रभावित तो क्लाइमेट चेंज को जरूर करेगा। और हुँ, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा एरिया जो ट्रॉपिक्स पे रहेंगे उनका प्रभाव और भी ज्यादा होता है, क्योंकि वहाँ तापमान की स्थिति, वहाँ वर्षा की स्थिति, वहाँ विंड पैटर्न, वो सब कुल मिला के ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं जिसमें कि इन ग्रीन हाउस गैसेज की जो एमिशन होती है, उसकी उसकी और उसको थोड़ा ज्यादा प्रभावित करता है, उसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। ऐसी ही स्थिति इन जगहों पे। जी। बिल्कुल। तो फिर शर्मा सर, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो जिन लोगों ने कल स्थिति को भुगता है, जो लोग सड़कों पर थे, जो लोग पानी में फँसे हुए थे, वो कहीं न कहीं अब डर रहे हैं कि अगर आगे इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं तो क्या? क्या भविष्य आप इस तरह के देशों में देख रहे हैं? ख़ासकर अगर हम यूएई की इस वक़्त बात करें, तो क्या भविष्य आप देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का असर अब हम देख रहे हैं चारों तरफ नज़र आ रहा है। देखिए, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, सब लोग जानते हैं। बिल्कुल। हम सभी कॉप कॉप 26 से लेके 26, 27, 28, एक के बाद एक सभी तो हो गया, और सब में इस पे चर्चा जरूर होती है, मेजर्स भी जरूर सोचे जाते हैं, डिसीजन भी लिया जाता है कि ये ऐसे ऐसे हम मेजर लेंगे। लेकिन असल में आप उसकी तह तक जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव स्थिति अभी तक तो नहीं बनी है। जी। अगर क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने के लिए या उसको उलट लेने के लिए अगर हम आज कोई शुरू करते हैं प्रोग्राम, तो आप यकीन मान के चलिए दशकों लगेंगे उसका असर दिखने में। तो वो नहीं हो पा रहा है। और हुँ, अगर मैं तो कह रहा हूँ, पिछले जो 5 महीने हैं, दिसंबर से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना अब तक के सबसे गर्म महीने हैं हुँ, इतिहास के। और अप्रैल का महीना भी उसी दिशा में जा रहा है। ये क्या दर्शाता है? यही हुँ। कि क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल भी हमारा कंट्रोल नहीं है। आए दिन तापमान बढ़ते जा रहे हैं, पहले से अगला तापमान बढ़ता जा रहा है। अप्रैल का महीना जो आप देखेंगे, मेरे ख्याल में ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक का योगदान है, कम है, ज्यादा है, लेकिन कुल मिला के परिस्थिति ऐसी है कि जो कि चिंताजनक बन सकती है आने वाले दिनों में जरूर। बिल्कुल सर, क्या सलाह आप यहाँ पर लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, सलाह तो जैसे मैंने कहा, जो भी हम इन इन जो क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं, उसमें जो भी डिस्कस किया जाता है, सलाह तो वही है। देखिए, सबको जितना हम ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे, उतना फायदा रहेगा। चाहे आप फॉसिल फ्यूल की बात करिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करिए, हुँ, सोलर एनर्जी की बात करिए, ये सब स्टेप हैं जो ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें ले जा सकते हैं। तो सोल्यूशन केवल एक और एक, कि ग्रीन एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए, उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाएं। ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी, जो कि आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है, कभी ना हुँ, खत्म होने वाले सोर्स हैं,
फॉसिल फ्यूल तो आज नहीं कल, कल नहीं तो फिर कल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। वो तो परिस्थिति ज़रूर बनेगी। लेकिन हम ग्रीन एनर्जी की बात करें और विशेषकर ट्रॉपिक्स में हम इसमें बात करें तो यहाँ तो सूरज की एनर्जी इतनी ज़्यादा है, जो कि हमें शायद पश्चिमी देशों में देखने को नहीं मिलेगी इतनी ज़्यादा। हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं ट्रॉपिकल कंट्री में, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं। इस बेल्ट में जो है ये कंट्रीज़, इनके पास सोलर एनर्जी का तो भंडार है। विंड हुँ, एनर्जी, सोलर एनर्जी, अगर इन दोनों को हम पर्याप्त मात्रा में इसकी यूटिलाइज कर सकें, ताकि जी, हम कम से कम फॉसिल एनर्जी का, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम को, ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ज़्यादा कम कर सकें, यही एक मंत्र है, कोई नई बात नहीं है, केवल अपनाने की ज़रूरत है। जी। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया जीपी शर्मा साहब यहाँ पर आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर जिस धन्यवाद। तरह से सर ने बताया कि ये मानव निर्मित समस्याएँ हैं, जिस तरह से ये आगे बढ़ रही हैं लगातार और ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उतना ही हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से कल की तस्वीरें जो सामने आई हैं, वो आगे भी आ सकती हैं, क्योंकि एक बार जब इस तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं, इस तरह की विपत्तियाँ आती हैं, तो उनसे निपटना उतना आसान नहीं होता। इसीलिए अच्छे कदम जो हैं, वो हमें ही उठाने की ज़रूरत है। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।